वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत सबका स्वागत है। तो हमारी ये जो ऑनलाइन क्लास है सी लैंग्वेज की, वो हम ले रहे हैं गूगल मीट के द्वारा। तो उसमें हम चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। पिछली जो क्लास हमारी हुई है, पिछली कक्षा के अंदर हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लेकिन कई आज जो विद्यार्थी हैं वो नए हैं ऑनलाइन क्लास में, तो हम बड़ी जल्दी जल्दी उस पीपीटी को केवल फॉरवर्ड ही करेंगे और नया जो हमारा सेशन था उसको हम प्रारंभ करेंगे। और आज जो अपन ये शुरू में जो जल्दी जल्दी देखेंगे उसका डिटेल वीडियो है, वो अपने कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो वीडियो बना हुआ है ये ऑलरेडी, उस पर आप डिटेलिंग में जा करके देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उससे कंटिन्यू करने के लिए, उससे संबंध स्थापित करने के लिए हम इसको जल्दी जल्दी देखेंगे, ताकि एकदम ही सब कुछ आपको नया नहीं लगे। ठीक है, तो हम आज जो हमारा जो दूसरा चैप्टर है आपके कोर्स के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ सी। एलिमेंट्स ऑफ सी के अंदर टॉपिक्स हैं अलग अलग, करेक्टर सेट, कीवर्ड्स, वो हमने देखे थे पहले पिछली कक्षाओं में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल पर अपन स्पेसिफिकली ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ज़्यादा उस पर ध्यान लगाएंगे। पिछली क्लास में हमने डेटा टाइप्स के बारे में भी हमने देखा था। तो हम एक बार चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली स्लाइड को मैं मूव करता हूँ। ये हमारे कई टॉपिक्स थे जो कि हमने, ये जो हमारी स्लाइड्स हैं उस पर हमने डिस्कस करेंगे। वो जो स्लाइड्स बनी हैं इनमें, जिसमें से बहुत सी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। सी लैंग्वेज का बैकग्राउंड क्या है, कब ये बनी, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के लिए काम में लेते हैं। जहांगीर, आप ये कह रहे हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा ये एक इसमें स्क्रीन होगी, उसको आप जाकर के पिन कर लीजिए। प्रशांत जोशी नाम से जो स्क्रीन है उसको जाके पिन कर लीजिए, तब आपके पूरे जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर आपको पूरी पीपीटी दिखाई देने लग जाएगी। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और वो पीपीटी है उससे आपको दिखाई देगा। ठीक है गौतम, आपको दिखाई दे रहा है पीपीटी? गौतम, जहांगीर, अन्य लोगों को यदि किसी को दिखाई दे रहा है, सबके दिक्कत है तो आप बताएं। नहीं सर, दिख रहा है। ओके प्रवीण, आपको दिख रहा है। आप, हम एक बार जारी रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बैकग्राउंड है सी का, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं, एक बेसिक सी का प्रोग्राम ही हमने बनाया था, ग्रीटिंग्स का जिसे प्रोग्राम हमने कहा। ठीक है, सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से एक बेसिक सी का स्ट्रक्चर होता है, जहां ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आएंगे, फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशंस आते हैं, फिर वॉइड मेन आएगा, और दूसरे भी अगर जो फंक्शंस हैं तो वो भी सबसे नीचे आएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। फिर एक बेसिक सी का हमने प्रोग्राम बनाया था और हमने प्रिंट करवाया था कि हेलो वर्ल्ड। तो मॉनिटर राइट साइड में दिखाई दे रहा है, केवल इतना ही आउटपुट आएगा। और ये जो लाइन ऑफ जो कोड हमें टाइप करने होंगे सी लैंग्वेज के जो एडिटर है उसमें, फिर उसको रन करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तब हमें ये आउटपुट आएगा। तो ये हमने देख लिया था, इसको भी हम एक बार छोड़ते हैं। उसी को डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें प्रोग्राम के अंदर सोर्स कोड जब लिखते हैं तो उसमें कमेंट्स भी किस प्रकार से लगाते हैं, हर लाइन के बाद में हर इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आता है तब उसमें हम उसको डिटेल में अच्छे से विस्तृत रूप से बताने के लिए कमेंट किस प्रकार से काम में लेते हैं। और वही ग्रीटिंग का प्रोग्राम जो पिछली स्लाइड में था उसी को दोबारा दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर अब ये जो दो प्रकार के जो कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट है, उसको बताया गया है, दर्शाया गया है। इसको भी हमने डिटेल में देख लिया था, इसको हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के नेस्टेड ब्लॉक कमेंट जो कि इनवैलिड हैं, ये भी हमने इसमें देखा था। सी के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का हमारा आशय था, अभिप्राय था कि किस नाम से किसी कोड को हम जानते हैं, किसी फंक्शन को जानते हैं, वेरिएबल को जानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो हमारा कहलाता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के बारे में भी हमने पिछली क्लास में देखा था डिटेल के अंदर, छोड़ देते हैं। उसके रूल्स कौन कौन से हैं आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने से संबंधित, वो भी हमने पिछली कक्षा में देख लिया है, इसको भी हम स्किप करते हैं। रूल्स के बारे में, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये हम बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आप कोडिंग भी करेंगे तब आपको विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान में रखना है कि हमें कोई भी एक करेक्टर में भी अगर गलती रही, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी में भी अगर हमने किसी वेरिएबल को लिख दिया है
डिक्लेयर किसी में किया है और बाद में किसी और में यूज कर रहे हैं तो एरर आएगी। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके बारे में हमने बात की। वैलिड और इनवैलिड कुछ नेम्स जो हैं वेरिएबल को डिक्लेयर जब करते हैं हम, तो उससे संबंधित एक टेबल भी हमने देखी थी, इसको भी एक बार हम स्किप कर देते हैं। और अब ये जो हमारे सामने आपके सामने दिखाई दे रहा है टाइप्स, तो कुछ जो टाइप्स थे वो टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, इसको भी हम एक बार स्किप करेंगे। स्लाइड नंबर जो 26 है लगभग हम वहां से आज हम प्रारंभ करेंगे। तो ये जो कैरेक्टर के जो दो प्रकार थे वो प्रकार हैं वो भी आपके सामने, कैरेक्टर और वाइड कैरेक्टर, वो दिखाए गए हैं। इसी प्रकार इंटीजर जो टाइप्स हैं, अलग अलग किस प्रकार से वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो जो डेटा टाइप था इंटीजर टाइप, उसको भी एक ग्राफिकली उसको बताया गया कि इसमें क्या रिलेशन है। शॉर्ट इंट बहुत छोटा होता है, इंटीजर उससे बड़ा होता है, लॉन्ग इंट उससे बड़ा होगा और लॉन्ग इंट सबसे बड़ा इन सब में होगा। तो ये ग्राफिकली एक उससे दिखाया गया है और उसी को एक्सप्रेशन के रूप में सी लैंग्वेज का जो फंक्शन है उसके रूप में दिखाया गया है कि शॉर्ट है वो छोटा होता है, उसके बाद में इंट है वो उससे बड़ा होता है, लॉन्ग उससे बड़ा और लॉन्ग उससे बड़ा। उनकी मिनिमम वैल्यूज क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज क्या है इन अलग अलग इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप्स है उनकी, वो भी आपके सामने अभी स्क्रीन पर दर्शाई गई है। पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में देखा था, इसको भी अपन छोड़ देंगे। इसी प्रकार फ्लोटिंग पॉइंट के जो टाइप्स हैं वो भी हमने डायग्रामेटिकली अभी यहाँ पर देखा, उनमें रिलेशन क्या है उसको भी देखा। उसके पश्चात ये जितने भी हमने डेटा टाइप्स देखे थे, वॉइड हो, बूलियन हो, कैरेक्टर, इंटीजर, इनकी एज ए समरी के रूप में एक टेबल आपके सामने यहाँ पर दर्शाई गई है। और अब अपन जो बात करते हैं, जो आज का हमारा मुख्य जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, तो वो है हमारा वेरिएबल। तो अभी तक जो स्लाइड देखी थी उनको मैं दोबारा आपको, जो बाद में नए लोग भी जुड़े हैं उनको भी बता देता हूँ कि ये पिछली जो स्लाइड्स अभी हमने जल्दी जल्दी डिस्कस की है उसका डिटेल्ड वीडियो है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, आप उस पर देख सकते हैं। और आज का ये जो नया वीडियो है, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या है, नाम से ही जैसे हमें पता चलता है, हिंदी में अगर हम इसको कहें तो वेरिएबल का मतलब क्या है, चर। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम अलग अलग वेरिएबल्स काम में लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a और b का मान अलग अलग हम रख सकते हैं, उससे मान है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर हमें किसी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो बेसिकली a और b जो है हमारा उसका बेस और उसका जो हमारी लंब है उसका, या हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो अगर मान दे दें तो अलग अलग मान निकलेंगे इसके अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो a और b यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो उसके लिए वेरिएबल्स हो जाएंगे। और जिस भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए जो उसकी जो लंबाई है, उसकी लंब है उसकी, और उसका जो बेस होता है बेस, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग रखेंगे, तो हमारे पास में उसका क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल पूरे का आ जाएगा। तो जितना भी जिस भी प्रकार का ट्रायंगल है उसकी ऊंचाई और उसका बेस। तो कहने का भाव इतना सा है, और इसी को अगर हम सी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझना चाहें तो वेरिएबल बेसिकली वो चर मान है। सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या और भी अगर हम उसको बड़ी रूप में समझना चाहें जिसको हम कह सकते हैं कि साहब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं कि जो हमारी कुछ मैनुअल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे जो कुछ काम हैं जो हम सहजता से कंप्यूटर से करवाना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को काम में लेते हैं। या हम अगर बात करें प्रोग्रामेटिकली हम बात करना चाहें तो हम प्रोग्राम से ये काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही तो करेगा। कंप्यूटर में जो भी काम करता है एक्चुअल में वो सारा का सारा काम कौन करेगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर करेगा। और सॉफ्टवेयर खुद क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं ग्रुप ऑफ, जो ये लाइन ऑफ कोड जिसे हम कहते हैं, या प्रोग्रामिंग तो लिखने का तरीका हो गया। और ऐसे कई सारी जब इंस्ट्रक्शन या निर्देश जो होते हैं, जब उनका समूह बनता है तो एक बन जाता है हमारे पास में प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने कहा लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड का मतलब है जिसको हम कह सकते हैं कोई स्टेटमेंट, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोई निर्देश या कोई कमांड। ऐसी कई कमांड या कई निर्देश मिलाकर के हमारे पास में बन जाता है एक फंक्शन। ऐसे कई फंक्शंस और कमांड्स मिलकर के बन जाता है हमारा एक प्रोग्राम। और ऐसे कई प्रोग्रामों का जो समूह है वो मिलकर के हमारा क्या बना देता है, एक सॉफ्टवेयर। तो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की।
तो किसी भी कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर काम को ऑटोमेटेड करने के लिए उसको अलग अलग जो मान है, हमें किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मानों को संचय करना होगा, स्टोर करना होगा। तो उनके लिए हमें अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, चर की। किस लिए जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम लिख लिया वो एक ही मान के लिए नहीं चले। हमारा त्रिभुज की जैसे हमने उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया, तो वो केवल उसी त्रिभुज का ही केवल क्षेत्रफल नहीं निकाले, कोई दूसरा एरिया है, दूसरा त्रिभुज है तो उसका भी निकाल दे। रेक्टेंगल की बात करें या हमारा किसी भी प्रकार की कोई न्यूमेरिकल और भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम जो भी प्रोग्राम बनाएं, साहब जैसे मान लो क्लास का कोई हमें निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो मैकेनिकल की क्लास का रिजल्ट निकालने के लिए अगर प्रोग्राम बनाया तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काम आए, वो कंप्यूटर साइंस की भी अगर कोई क्लास है तो उसके लिए भी काम में आए, 20 बच्चों की क्लास के लिए भी वो प्रोग्राम चल जाए, 30 के लिए भी चले, 50 के लिए भी चले। तो जनरलाइज प्रोग्राम बनाने के लिए तो वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों किया? उन मानों को संचय करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो हमने यहां पर क्या डेफिनेशन क्या है इसकी? वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। जो कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ जो मान है उनको संचय करने के लिए, वो संचय कहाँ होंगे? कोई मेमोरी लोकेशन पर, उसकी मेमोरी के अंदर वो स्टोर होंगे, संचय होंगे। और उसको अगर नाम दे दिया जाए, फला नाम, तो वो हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इंटरनली वास्तव में क्या है? 10 स्टोर कर रहे हैं, 12 स्टोर कर रहे हैं, किसी का नाम स्टोर कर दिया गौतम प्रजापत, तो ये हमारा क्या है? कोई मान था और हमने कह दिया नेम, स्टूडेंट नेम, तो उसके अंदर मान रख दिया। कभी गौतम भी आ सकता है, हो सकता है जहांगीर नाम आ जाए, प्रवीण फौजदार आ जाए, कुछ भी आ जाए नाम। वेरिएबल क्या हुआ कि नेम, स्टूडेंट नेम, ये तो वेरिएबल हो गया और उसमें जो मान रखा जाएगा वो वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है। और इंटरनली ये जाकर के हमारी मेमोरी लोकेशन पर जाकर के ये क्या होगा? सेव होगा ये। तो वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस दैट हैव ए टाइप। टाइप का मतलब है उसका कोई प्रकार होगा। जैसे हमने बात की अभी कि साहब गौतम प्रजापत है, जहांगीर क्रिएशन है, तो ये तो उनके क्या हो गया? एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। हो सकता है हमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी हो कि गौतम की उम्र क्या है कि साहब 20 साल, जहांगीर की उम्र क्या है कि साहब 22 साल, तो ये जो 20 और 22 हैं ये बेसिकली क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो टाइप भी उनका अलग अलग हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार से हमारा आशय यही है कि किस प्रकार की सूचना को स्टोर करेंगे। तो ये इसमें बताया है। टाइप सच एज इंटीजर और कैरेक्टर, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गया जो हमने अभी बात की। तो कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर टाइप। द टाइप determines the value that a variable may contain and the operation that may be used with its values। कहने का मतलब है अब अगर 20 है, 22 है, तो ये जो वैल्यूज हैं इन पर हम ऑपरेशन कौन से लगा सकते हैं कि साहब जोड़ का लगा सकते हैं, घटाव का लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये वैल्यूज कौन सी हैं? न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। गौतम प्रजापत को दिक्कत आ रही है, शायद उनको स्क्रीन नहीं दिख पा रही है। अगर कोई भी स्टूडेंट उनको थोड़ी हेल्प कर दें एक बार टेलीफोनिकली फ़ोन करके, तो उनको शायद स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ रही है, एक उनको आप हेल्प कर दें किसी को। तो कहने का मतलब ये था कि उस पर जो वैल्यूज स्टोर हो रही हैं उन वैल्यूज के ऊपर क्या हमें ऑपरेशंस होंगे। स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो उसमें कॉन्केटिनेशन का मतलब एक के साथ में दूसरी मान को रखना, जोड़ करके रखना। राम है और सिंह है, तो राम और सिंह जुड़ नहीं सकेंगे, वो क्या हो सकेंगे? कॉन्केटिनेट हो सकते हैं। उनको एक के बाद में दूसरा लिख सकते हैं। 10 और 12 हैं, 10 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 और 12 जुड़ करके 22 हो जाएंगे। और 10 और 12 को अगर कॉन्केटिनेट करेंगे तो 1012 यानी 1012 वैल्यू आ जाएगी। तो कॉन्केटिनेशन का मतलब है एक के पास में दूसरी वैल्यू रखना, जोड़ने का मतलब है उनको जोड़ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उस पर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, उसका क्या है स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है, अगर प्रवीण फौजदार है तो प्रवीण का जो नाम है इसके ऊपर कोई हम ऐसे ऑपरेशंस लगा ही नहीं सकते, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। इस पर हम क्या लगा सकते हैं? सब स्ट्रिंग, मतलब प्रवीण के 3 कैरेक्टर को निकालना है, PRA, तो ये स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन कौन सा लग सकते हैं? सब स्ट्रिंग।
या लेफ्ट साइड के अंदर के 3 निकालना है, या स्पेस के बाद में की जो वैल्यू है फौजदार, तो फौजदार को अलग करना है। तो ये जो चीजें हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो मान हैं उन पर ऑपरेशन भी क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो डेटा टाइप से हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस पर कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इन चीज़ों को और डिटेल में समझते जाएंगे। तो अब हम जो बात करते हैं कि वेरिएबल है, उस वेरिएबल के बारे में हमने क्या क्या, मेमोरी लोकेशन है जिसको कि कोई नाम दिया गया है। दूसरी बात उसमें हमने ये देखी कि जब उसको नाम दे दिया, उसको डेटा टाइप भी देते हैं कि किस प्रकार का है। जैसे इंट नंबर, तो नंबर का मतलब है, इंट नंबर का मतलब है कि हमने नंबर नाम का एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बना लिया। हमने पहले क्या कहा, जैसे कोई स्ट्रिंग टाइप का है तो उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें। तो इंट नंबर था, तो इंट तो क्या था, उसका डेटा टाइप था, और नंबर क्या था, उसका वेरिएबल का नाम था कि इस नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है या चर है, उसको डिफाइन किया है हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब है उस वेरिएबल को प्रारंभिक मान देना। डिक्लेयर करना का मतलब है केवल बता दिया कि हमें एक मेमोरी चाहिए और जिसका नाम ये होगा। हमने कहा इंट नंबर, नंबर को स्टोर करने के लिए, इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया। तो केवल और केवल ये हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हमने साथ में लिख दिया इंट नंबर इक्वल्स टू 10 और सेमीकोलन, सी लैंग्वेज के हिसाब से अगर बात करें तो ये हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और साथ में उसको इनिशियल जो वैल्यू है, प्रारंभिक उसका कुछ मान है, वो भी हमने दिया। तो ये हमारा दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है और यथासंभव हमें कुछ ना कुछ उसको प्रारंभिक मान दे देना चाहिए। तो हम चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिखाया गया है कि हमने कैर, CHAR जो कैर है, ये हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप होता है, उसका डेटा टाइप बता दिया। उसके बाद में CODE और सेमीकोलन जो कि लाइन टर्मिनेटर है, सेमीकोलन। तो कोड लिखा, ये है वेरिएबल आइडेंटिफायर, उस वेरिएबल को इस नाम से जाना जाएगा। तो कैर कोड कॉलन, तो कैर डेटा टाइप हुआ, कोड उसका आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम हुआ, और कॉलन हमारा उस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने सेमीकोलन लगाया। इसी प्रकार इंटीजर प्रकार का अगर हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना है तो ये अभी क्या चल रहा है, केवल डिक्लेरेशन हुआ। इनमें देखो कोई भी इनिशियल वैल्यूज नहीं दी हैं, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम में बना सकते हैं, लेकिन यथासंभव हमें कोई ना कोई प्रारंभिक मान भी अवश्य देना चाहिए। इंट आई किया, इंटीजर प्रकार का आई नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। लॉन्ग नेशनल अंडरस्कोर DEBT डेप्ट, तो लॉन्ग मतलब इंटीजर का ही ज्यादा बड़ी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग प्रकार का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। डेटा टाइप हमने लॉन्ग बताया है यहाँ पर, तो लॉन्ग और ये इसका नाम हो गया। इसी प्रकार फ्लोट, पे रेट, इसी प्रकार डबल पाई। तो ये 5 प्रकार के हमने अलग अलग जो डेटा टाइप थे वो हमने यहाँ पर क्या किए, डिक्लेयर किए हैं। चलते हैं, हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार कुछ और जो हैं एग्जाम्पल्स हैं जो वेरिएबल को डिक्लेयर किस प्रकार से करते हैं उसके दिए गए हैं। कुछ उसमें एरर्स भी हैं, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। बूल का मतलब होता है या तो ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू, उसको स्टोर करने के लिए हम बूल प्रकार का वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बूल फैक्ट नाम से हमने डिक्लेयर किया। शॉर्ट प्रकार का भी हमने, जो इंटीजर का प्रकार था, मैक्स आइटम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। लॉन्ग नाम से लॉन्ग नेशनल डेप्ट, ये जो पिछली हमारी स्लाइड में भी इसको हमने दिखाया था। इसी प्रकार फ्लोट, पे रेट, डबल टैक्स, फ्लोट कॉम्प्लेक्स वोल्टेज। अब ये एक गलत है, क्यों है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं आ सकता। जो हम आइडेंटिफायर जब नेम हम डिक्लेयर करते हैं उसके रूल्स में हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम इस प्रकार का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, गलत प्रकार का है, इस पे एरर आ जाएगी। इसी प्रकार कैर कोड कॉमा काइंड, ये वैलिड है। अभी ऊपर अपन ने देखे तब क्या किया, हमने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किए,
हम ये भी कर सकते हैं कि कॉमा जो हमारा है उसको इस्तेमाल करके एक साथ में एक प्रकार के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रकार है यहाँ पर कैरेक्टर, और हमने वेरिएबल दो बनाए, कोड और काइंड। इस नाम से हमने क्या किए, दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, और लास्ट में वही हम सेमीकोलन लगा करके लाइन टर्मिनेटर से इसको बंद कर दिया, इस लाइन को क्लोज कर दिया। अंतिम में ये है इंट a कॉमा बी। तो इंट a कॉमा बी यानी हमने दो वेरिएबल a और b नाम से हमने डिक्लेयर किए हैं। ये पुअर स्टाइल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि हमने वेरिएबल का जब नाम हम डिक्लेयर करें तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि आप प्रोग्राम को 2 बार 5 बार 10 बार कभी भी देखें तो हर बार आपको उसका मतलब समझ में आ जाए। आप 2 साल बाद भी देखें तो मीनिंगफुल अगर आपने नाम का वेरिएबल लिया है तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। जैसे ऊपर है ये नेशनल डेब्ट, तो उस पर्टिकुलर टास्क से संबंधित डिटेल में आपको सारी सूचना मिल रही है। मैक्सिमम आइटम्स, अधिकतम आइटम क्या हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने कोई ना कोई वेरिएबल इसमें डिक्लेयर किए हैं, और हर बार ये नाम से आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये वेरिएबल इस नाम से हमने डिक्लेयर किया होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वेरिएबल डिक्लेरेशन से संबंधित। कुछ और एग्जाम्पल हैं, और उसको मेमोरी जो रिप्रेजेंटेशन है, मेमोरी में किस प्रकार से उनको संचित किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल है। कैरेक्टर कोड जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, और अब हमने किया इक्वल्स टू बी, कैपिटल बी को असाइन कर दिया सिंगल इन्वर्टेड जो कोमा है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमने कैरेक्टर प्रकार का, डेटा टाइप तो हो गया कैरेक्टर, कोड हो गया उसका नाम, आइडेंटिफायर हो गया, इस नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। और इसमें नया क्या है, इक्वल्स टू बी, यानी इस कैरेक्टर टाइप का जो डेटा टाइप बनाया जिसका नाम कोड था, उसमें हमने प्रारंभिक मान भी दे दिया है, वो है कैपिटल बी और लाइन टर्मिनेटर। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो अपोस्ट्रोफीज के अंदर ये जो वैल्यूज हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, कैरेक्टर टाइप का डेटा ए बी। जैसे हमने पिछली कक्षा में बात की थी, अगर मान लो हमें किसी का जेंडर स्टोर करना है कि वो मेल है, फीमेल है, गर्ल्स है, बॉय है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एम या एफ सफिशिएंट है। हम उसके लिए बड़ा वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करें, जब काम केवल छोटा जो वेरिएबल है, छोटा डेटा टाइप है, उससे हो सकता है 1 बाइट में ये काम हो सकता है, तो उसके लिए हम ज़्यादा मेमोरी की लोकेशन वेस्ट क्यों करें। तो इसीलिए कैरेक्टर कोड इक्वल्स टू बी, एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया गया है। और इसको मेमोरी में क्या बताया है कि ये बी, इसके अंदर जो स्थान में स्टोर क्या है, ये जो एक डब्बा बना हुआ है यानी मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर वैल्यू तो चली गई बी, और इसका नाम, बाहर का नाम क्या है, कोड। तो ये इसके अंदर कोड क्या है, इस वेरिएबल का नाम था। इसी प्रकार इंट आई इक्वल्स टू 14, तो ये 14 इक्वल्स टू जो हमारा आता है, ये सी लैंग्वेज में कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि उसके अंदर राइट साइड में जो वैल्यूज हैं वो हमारी लेफ्ट साइड के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है हमारी, इसके अंदर 14 जो वैल्यू थी वो आई में चली जाएगी। इसी प्रकार ऊपर जो था बी जो वैल्यू थी वो कोड नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। तो राइट साइड के अंदर ये जो हमारा बक्सा बना है, एक जो मेमोरी लोकेशन का ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है, उसका आई नाम है, और उसमें मान कौन सा स्टोर है, 14। लॉन्ग नेशनल डेब्ट जो हमने वेरिएबल बनाया था, और लॉन्ग इसीलिए बनाया था कि उसमें बड़ी वैल्यू, बड़ा मान उसमें स्टोर कर सके हम। तो बड़ा मान इसमें ये बहुत बड़ी कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को हमने क्या किया, इसमें स्टोर कर दिया है। इसी प्रकार पे रेट 14.25, तो उसको स्टोर कर दिया गया है। इसी प्रकार जो पाई है हमारा, पाई का मान हम जानते हैं 3.14159, और भी आगे करेक्टर्स हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए डबल, हाईली प्रिसाइज कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करने के लिए हमने डबल नाम का, डबल प्रकार का, टाइप का हमने एक वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर लिया है पाई नाम से, और उसमें ये वैल्यू। तो हमने देखा कि वेरिएबल को हमने डिक्लेयर भी किया, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में उसका प्रारंभिक मान भी हमने दे दिया। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन को हमने इस स्लाइड के अंदर देखा है। अगली स्लाइड में चलते हैं। एक विशेष नोट है, अभी जो हमने बात की उसी के बारे में है। व्हेन ए वेरिएबल इज डिफाइंड इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड।
केवल जब डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, तो उसमें प्रारंभिक मान नहीं होता है। वी मस्ट इनिशियलाइज एंड एनी वेरिएबल रिक्वायरिंग प्रेस्क्राइब डेटा व्हेन द फंक्शन स्टार्ट्स। जब वो फंक्शन स्टार्ट होता है उस समय उसको कोई ना कोई प्रारंभिक मान अवश्य दे देना चाहिए। यही चीज इसमें बताई गई है। अब एक आसान सा प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज के अंदर है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो ऊपर लाइन नंबर 1 से लेकर के लाइन नंबर जो 4 है उसके अंदर हमने क्या बताया है, उस प्रोग्राम के बारे में सूचना है कि ये प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम किसने लिखा है, कौन सी डेट है। तो आप भी जब प्रोग्राम बनाएं तो उसके बारे में डिटेल में सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवश्य कर दें। ये कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम के बारे में जो सूचना है उसको अपन सबसे ऊपर लिखते हैं। मेन जो प्रोग्राम है वो लाइन से, और इसको स्लैश स्टार स्टार स्लैश से लिखा है, अर्थात ये मल्टी लाइन कमेंट था। मल्टी लाइन कमेंट होने के कारण ये कंपाइलर के द्वारा इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ये केवल सूचनार्थ था। और लाइन नंबर 6 में लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। तो प्री प्रोसेसर ये डायरेक्टिव है जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं सी के कंपाइलर को कि आप जोड़ें stdio.h नाम की जो हेडर फाइल है वो हमारे, जिसके अंदर खूब सारे फंक्शन लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से संबंधित, उसको सी लैंग्वेज के जो कंपाइलर है उसके द्वारा प्रोग्राम में उसको फंक्शंस को काम में लेने के लिए हमें ये हेडर फाइल को जोड़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दी यहाँ पर, और उसके पश्चात लाइन नंबर जो 8 है, एक ब्लैंक लाइन छोड़ी है, कोई बात नहीं। 8 नंबर जो लाइन है इंट मेन वॉइड, जो हमारा मुख्य कार्यकारी जो फंक्शन होता है किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया यहाँ पे। और उसकी जो बॉडी है उसके बारे में तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस मेन प्रोग्राम के जो लोकल डिक्लेरेशन है, लोकल वेरिएबल्स हैं, उनको डिक्लेयर कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि साहब हमारे ये वेरिएबल है, हम प्रोग्राम में आगे काम में लेंगे। तो कौन कौन से लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रिंट सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम, कि यूजर 3 नंबर कोई भी किसी भी प्रकार के दे तो उसको जोड़ देगा ये। तो हम इंट ए बी सी इन 3 वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, इंट ए, इंट बी सेमीकोलन, इंट सी सेमीकोलन, और इनका जो रिजल्ट आएगा जोड़ करके हम इंट सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें देंगे। देखते हैं आगे। इसी प्रकार अब हमने क्या किया, प्रिंट एफ जो हमारा फंक्शन था, उस प्रिंट एफ फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कंपाइलर में कुछ सूचना भेजते हैं, हमारे जो मॉनिटर है उस पर सूचना भेजते हैं, ऐसे निर्देश जिसको पढ़ करके यूजर कुछ समझ पाए। तो चूंकि हमें क्या करना है, 3 वैल्यूज हैं वो इनपुट लेनी है, तो ऐसी अवस्था में हमने क्या किया, प्रिंट एफ /n कहलाती है, इसकी न्यू लाइन करेक्टर कहलाता है इसी लैंग्वेज में। एस्केप सीक्वेंस /n है, उससे नई लाइन है वो मॉनिटर के ऊपर लिख दी जाएगी। नई लाइन का मतलब खाली लाइन से हमें हमारा प्रोग्राम है उसमें कुछ लिखा जाएगा। वेलकम दिस प्रोग्राम एड्स, तो ये जो कुछ मैसेज है वो 3 अलग अलग प्रिंट एफ दे करके सूचना के अंदर आपके प्रोग्राम जब रन करेंगे, ऑल्ट F9 से कंपाइल होगा और कंट्रोल F9 से रन होने के बाद में ब्लैक स्क्रीन आएगी, उसके ऊपर आपको दिखाई देता है। तो इसको 3 जो ये आउटपुट था कि वेलकम, यह प्रोग्राम जोड़ता है 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर। तो जुड़वाने के लिए पहले नंबर देने पड़ेंगे, तो हमने यूजर से मांगे हैं कि आप कीबोर्ड के माध्यम से कुछ इनपुट में कुछ नंबर दीजिए। अब साथ में आगे क्या लिखा है, इन द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर, किस प्रकार की, NNN यानी 3 डिजिट में ही देने। NNN का मतलब है 3 डिजिट के कोई नंबर होने चाहिए, यानी 999 से बड़ा मत देना। तो 3 नंबर देने हैं कि नंबर लिखें, फिर स्पेस लिखें, फिर नंबर लिखें, फिर स्पेस लिखें और फिर नंबर लिखें। तो 3 नंबर इस प्रकार से लिखा है और फिर /n। और स्कैनएफ हमारा ये जो फंक्शन होता है वो कीबोर्ड से सूचना को इनपुट करता है और प्रोग्राम को देता है। प्रिंटर क्या करता है, जैसे प्रिंटर का काम क्या है,
प्रिंटर का काम है कंप्यूटर में जो सूचना है उसको प्रिंट करके कागज के रूप में बाहर निकालना, यानी सिस्टम की जो सूचना थी उसको सिस्टम से बाहर निकालना। और स्कैनर क्या करता है, हम कोई कागज देते हैं स्कैनर के अंदर और वो सूचना क्या, बाहर में जो सूचना थी कोई प्रिंट कागज में, वो सूचना कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। तो स्कैनएफ का काम है बाहर की जो सूचना है वो कंप्यूटर के अंदर जानी, और प्रिंटएफ का, प्रिंटर का काम क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो सूचना है उसको बाहर आना। तो उसी प्रकार का लगभग ये जो काम है हमारे प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन करते हैं। ये क्या करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। प्रिंटएफ तो मॉनिटर के ऊपर प्रदर्शित करेगा और स्कैनएफ क्या करेगा, कीबोर्ड में जो सूचना हम टाइप करेंगे वो लेकर के हमारे प्रोग्राम में देगा। और प्रोग्राम में कहाँ देगा, उसके वेरिएबल्स में। तो हमने 3 वेरिएबल बनाए थे ए बी सी। तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, स्कैनएफ का सिंटैक्स क्या है। ये स्कैनएफ फंक्शन ये भी stdio.h के अंदर था, ब्रैकेट स्टार्ट किया। ये फंक्शन जैसे अपन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बाद में, कॉस के बाद में ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं 90। तो पैरामीटर क्या देते हैं, 90 दिया, कॉस 90 दिया, कॉस 45। तो पैरामीटर के रूप में स्कैनएफ जो फंक्शन था, इसके ब्रैकेट मंझला, ये छोटा ब्रैकेट स्टार्ट और बंद, इसके अंदर इसके कुछ पैरामीटर देने हैं। तो पैरामीटर का जो स्टाइल है वो किस प्रकार से है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है कि हमें जितनी वैल्यूज लिखनी है उनको और किस प्रकार की लेनी है। तो हमें डेसिमल वैल्यूज लेनी है, इसलिए हमने %d 3 बार में लिखा। डबल इन्वर्टेड ये जो कॉमास हैं इनके अंदर 3 वैल्यू लेनी है। परसेंटेज ये हमारी डी का मतलब है, इनको हमें डेसिमल टाइप की न्यूमेरिक वैल्यूज लेनी है, इसलिए %d लिखा। उसके बाद में कॉमा लिखा हमने। कॉमा क्यों लिखा कि ये पहला हमारा पार्ट इसका स्कैनएफ का कंप्लीट हो गया इसलिए। और %a या जिस %, तो सिंबल का नाम है, ये एंड वाला जो सिंबल होता है हमारा, और उसको कंप्यूटर में हम बोलते हैं %। और वास्तव में सी लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ ए, कि ए का जो एड्रेस है वहां पर आप लिख दें, भेज दें, क्या, जो कीबोर्ड के द्वारा पहली बार जो वैल्यू टाइप की जाएगी %d के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको भेज दे ए के अंदर, और दूसरी जो वैल्यू है उसको भेज दे बी में, तीसरी वैल्यू भेज दे सी में। जो हमने यहाँ लिखा ना n, यानी कीबोर्ड से अपने को टाइप करना होगा। मान लो अपने को 3 वैल्यू 10 20 30 को जोड़ना है, तो हम क्या टाइप करेंगे, 1 0, फिर स्पेस देंगे, फिर 2 0, फिर स्पेस लिखेंगे और फिर 3 0 और फिर एंटर मारेंगे। तो ये इस फॉर्मेट में हमें सूचना हमने ऊपर यूजर को बता भी दिया है, और स्कैनएफ फंक्शन में भी ये इसकी सेटिंग यहाँ पर कर दी है। और उसके पश्चात क्या करेंगे, अगली जो लाइन है उसमें हमारा एक्चुअल जो प्रोग्राम का कोड था, अभी तक क्या किया, प्रिंटएफ में सूचना दी हमने, स्कैनएफ के अंदर वास्तव में हमने सूचना ली किन किन को जोड़ना है। और अब एक्चुअल जो जोड़ने का काम था वो काम हमारा जो लाइन नंबर जो 23 है उसके माध्यम से किया जाएगा। और क्या करेंगे, हम सम नाम का जो वेरिएबल था उसमें हमें क्योंकि आंसर चाहिए इसलिए हमें इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड के अंदर हमने सम लिख दिया। अपन लिखते हैं a बराबर b, तो नॉर्मल जो हमारा a बराबर b होता है वो हमारा क्या होता है, मैथमेटिक्स में अलग होता है, k और b बराबर है। सी लैंग्वेज में ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल्स टू का साइन। ये क्या करता है, राइट साइड में जो वेरिएबल्स लिखे हैं उनका मान है वो लेफ्ट साइड के अंदर रख देगा। सीधे हाथ में कुछ रखा है तो उसको लेफ्ट साइड के अंदर उल्टे हाथ में रख देगा। तो ये a b और c जो भी हमने मान कीबोर्ड के माध्यम से दिए हैं उनको जोड़ेगा, और जोड़ करके सम नाम के वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन पर उसको पेस्ट कर देगा, उसको रख देगा। ठीक है। और अब फाइनली रखने के बाद में अब प्रिंटएफ जुड़ तो गया, लेकिन यूजर्स को, जो हमारे प्रोग्राम के जो देखने वाले हैं, उनको सूचना भी मिलनी चाहिए कि हाँ जुड़ करके आंसर क्या आया। तो उसके लिए लाइन नंबर 25 में हमने कोड लिखा प्रिंटएफ, यानी उनको कुछ सूचना देनी है, क्या, द टोटल इज, कि आपका जो योग है वो ये है, क्या, %d मतलब 10 20 30 न्यूमेरिक वैल्यूज को जोड़ेंगे तो न्यूमेरिक ही आंसर आएगा, तो वो %d टाइप का होगा। /n का मतलब है 2 नई लाइन के बाद में कि आपका जोड़ ये है, और आंसर आएगा एक लाइन छोड़ी, दूसरी लाइन छोड़ी, उसके नीचे। और कॉमा सम का मतलब है इस सम वेरिएबल में जो भी लिखा होगा
वो परसेंटेज डी वाले स्थान पर यहाँ आ जाएगा, यानी द टोटल इज 10, 20, 30 का जोड़ करके हमारा क्या हुआ 60, तो 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगली लाइन में लिखा थैंक यू, यू हैव ए गुड डे, कोई भी सूचना हमने प्रदर्शित कर दी। और ये यहाँ पर लाइन 29 के अंदर हमने जो वॉइड मेन हमारा प्रोग्राम का जब शुरू किया था पिछली स्लाइड के अंदर हमने, तो वो जो वॉइड मेन का हमारा स्टार्ट हुआ था 9 नंबर लाइन पर ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, उसका वापस इसको प्रोग्राम को फंक्शन को बंद करने के लिए ये 29 नंबर लाइन पर हमने मंझला ब्रैकेट वापस बंद कर दिया, या जिसको हम बोलते हैं कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिया हमने, यानी उसका स्कोप हमने अब समाप्त कर दिया कि ये वॉइड मेन वहां से लेकर के यहां तक उसकी कोडिंग है। चलते हैं आगे। और अब ये जो मॉनिटर पर जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से होगा। ये तो हमारी कोडिंग थी, कोडिंग के बाद में हम Alt F9 दबाते हैं, कोई अगर एरर होती है तो एरर हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती है कि इतने नंबर लाइन में ये एरर है कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, ये लाइन टर्मिनेट नहीं हुई, जो भी सी लैंग्वेज की संबंधित एरर है यदि कोई आए, अगर आपने सही प्रोग्राम लिखा है तब तो कोई एरर आएगी नहीं, लेकिन यदि कोई एरर आती है तो एरर आएगी, उसको अपन रिमूव करेंगे, फिर दोबारा Alt F9 करके हम उसको कंपाइल करके देखेंगे। जब सारी एरर रिमूव हो जाए तो फिर कंट्रोल जो की होती है कीबोर्ड के अंदर, ऑल्ट भी की होती है स्पेस के पास में, स्पेस बार जो बड़ी की होती है उसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगी ऑल्ट, तो ऑल्ट और ऊपर की जो फंक्शन कीज हैं ऑल्ट और F9, उससे प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है और कंट्रोल और F9 दबा करके प्रोग्राम हमारा रन होगा या एग्जीक्यूट होगा, वास्तव में वो चलेगा। और चलने के बाद में फिर आपसे पहला सबसे पहले जो रिजल्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है क्या आएगा, सबसे पहले केवल और केवल इतना दिखाई देगा, वेलकम दिस प्रोग्राम एड्स 3 नंबर, एंटर 3 नंबर इन फॉर्म ऑफ दिस, केवल इतना पोर्शन जो है यहीं तक आपके पास आएगा, उसके नीचे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके पश्चात आप क्या करोगे, आप 11 स्पेस 22 स्पेस 33 या जो भी आप मान देना चाहें वो आप मान लिखेंगे और उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे। फिर हमारी जो पिछली हमने लाइन में कोड में देखा था फिर उसका जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में वापस प्रिंट अपने को प्रदर्शित होगा। तो वो इस प्रकार से द टोटल इज 66 आ जाएगा, थैंक यू हैव ए गुड डे, ये सब प्रदर्शित होगा। तो ये हमने एक देखा है कि किस प्रकार से बेसिक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनता है और किस प्रकार से उसको रन कर सकते हैं। तो यहां तक एक बार किसी को कुछ पूछना हो तो आप बताएं, मैं आपको दोबारा बताऊं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। जो लोग भी जुड़े हुए हैं एक बार बताएं मुझे। गौतम, आवाज आ रही है आपको? कम से कम सभी एक बार माइक ऑन कर लें। जहांगीर, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। प्रवीण, गौतम? नहीं सर। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है? हाँ सर। ओके ओके सर। माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार। तो कांस्टेंट्स जो हमारी बात करते हैं, अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं? अभी हमने क्या देखा, वेरिएबल्स के बारे में बात की, जो चर मान हैं जो हम सी प्रोग्राम में काम में लेंगे उनके बारे में हमने बात की। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में अगर हम उसको देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, नियत मान, यानी स्थिरांक जिसे हम कहते हैं, स्थिरांक वो अंक जो स्थिर है, और केवल नंबर की बात हो गई तब तो स्थिरांक कह देंगे अगर इंटीजर कांस्टेंट है, अदरवाइज नियत मान यानी जो परिवर्तित नहीं होता हो, अचर जिसको हम कहते हैं। तो ये जो अचर है वो क्या है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट्स आर डेटा वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे पाई है, अपना पाई का मान तो सदैव फिक्स ही है, ये चेंज नहीं होना है। तो हमें अगर चेंज हो गया तो हमारी क्या सारी की सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए हमें कांस्टेंट कुछ ऐसे मान जो कि हमें पता है नियत रहने हैं, बदलने नहीं हैं, तो उनको एज ए कांस्टेंट ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर उनमें कोई वैल्यू में परिवर्तन आ गया तो पूरा प्रोग्राम का आउटपुट गलत आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, संपादन के दौरान उनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं, वो हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। और लाइक वेरिएबल्स कांस्टेंट हैव ए टाइप,
जिस प्रकार से वेरिएबल के टाइप थे हमारे कैरेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट, डबल, उसी प्रकार इनके कांस्टेंट्स के भी टाइप जरूर होगा। और इसके अंदर हम देखेंगे बूलियन कैरेक्टर, ये भी अपन आगे देखने वाले हैं। तो टॉपिक अपन क्या देखेंगे डिस्कशन में, कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कोडिंग कैसे होती है इनकी, आगे देखते हैं। एक नोट है, कैरेक्टर कांस्टेंट इज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा था कैर कोड इक्वल्स टू बी, तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, सिंगल कोट के अंदर उसकी वैल्यूज को लिखा जाएगा। अब कुछ एस्केप सीक्वेंस ये कहलाती है सिंबॉलिक नेम फॉर कंट्रोल कैरेक्टर, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे सी लैंग्वेज के अंदर शब्द हैं जिसको हम किसी अन्य काम के लिए ले रहे हैं, इसलिए उनको किस प्रकार से सी प्रोग्राम में लेंगे उसके लिए एस्केप सीक्वेंस है वो हमारे को हमें काम में लेनी होती है। या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कीबोर्ड पर नहीं होते लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आस्की कैरेक्टर में आस्की का फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्या मुझे? ASCII, इसका आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर किसी ने पढ़ा हो फर्स्ट ईयर के अंदर, चलो मैं बता देता हूं। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये हमारी विश्व की जो संस्था है उसके द्वारा क्या है, मानक संस्था है, वो कैरेक्टर्स जो अपन कीबोर्ड में टाइप करते हैं उसका जो मानकीकरण है। आपने देखा होगा हर एक कीबोर्ड आता है उसमें एक ही तरह से अपने को कीज मिलेगी, ASDFGF या HJKL, तो वो सब फिक्स है इंटरनली। इनसे जब अपन प्रेस करते हैं पर्टिकुलर एक किसी की को, तो उसके इंटरनली इलेक्ट्रिकली एक सिग्नल जनरेट होगा 100011 समथिंग, कुछ 7 बिट का 8 बिट का, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो भी फिक्स होगा, ताकि उसी सिग्नल के कारण आपके मॉनिटर पर आपको ए ही दिखाई देगा जब ए प्रेस करेंगे। तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, डेटा को एक मशीन से दूसरी मशीन में भेजने के लिए, हर चीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो उसी के लिए आज के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, नल कैरेक्टर है। अब बेल है, बेल का मतलब है जो अपनी डिंग टिंग, ऐसे लैपटॉप के अंदर भी क्या कर सकते हैं हम, प्रोग्राम के थ्रू बजा सकते हैं। केवल प्रोग्राम में /a अगर आप लिख देंगे तो वहां पर उसकी जगह जब वो प्रोग्राम रन होगा तो /a का मतलब है ऑडियो इंटरनल, इसकी एक कैरेक्टर मानते हैं इसको। दिखता नहीं है, सुनाई देता है, ये दिखता नहीं है, सुनाई देगा, लेकिन इसको भी एक कैरेक्टर मानते हैं। इसी प्रकार अपन जैसे स्पेस दबाते हैं तो स्पेस के अंदर वो दिखता थोड़ी अपने को, केवल ये दिखता है कुछ खाली मान है वो हमारे स्क्रीन पर छूट गया है। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल टैब, टैब का मतलब है ग्रुप ऑफ कुछ स्पेसेस हैं उनको अपन टैब कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो न्यू लाइन इसी प्रकार से क्या है, एक हमारा न्यू लाइन भी क्या होता है, कैरेक्टर है। अगली लाइन में जो कर्सर है वो हमारा अगली लाइन में चला जाता है। फॉर्म फीड है, कैरियर रिटर्न है, सिंगल कोट है, डबल कोट है, बैकस्लैश है। तो इनको काम में लेने के लिए हमें स्लैश और उसके बाद में वो जो कैरेक्टर है उसको लिखना पड़ेगा। बेल के लिए /a लिखना पड़ेगा, बैक स्पेस के लिए /b लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके उसमें एक बैकस्लैश आएगा। तो ये कुछ हमारे बेसिकली ये क्या है, सारे के सारे ये हमारे कहलाते हैं एस्केप सीक्वेंसेज हैं जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार इसके अंदर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं उस पर डिटेल में हमने पिछली क्लास में देखा था। सिंपल उसका जो टाइप है इंट होगा, वैल्यू के अंदर उसका मान क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। और रिप्रेजेंट ये बेसिकली क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 2 3। इसी प्रकार इंटीजर है, नेगेटिव में अगर हो तो -378 लिखना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक अगर ऋणात्मक अगर वैल्यू है तो उसके लिए तो नेगेशन का जो सिंबल है वो आवश्यक है, अनिवार्य है। इसी प्रकार लॉन्ग इंट है तो उसको लिखने के लिए हमें पीछे L लगाना अनिवार्य है, हमें बताना पड़ेगा कि वो हमारा लॉन्ग में ये वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। इसी प्रकार अनसाइंड लॉन्ग है, अनसाइंड और साइंड का मतलब बेसिकली क्या है, हमने पिछली कक्षा में एक में देखा था। अनसाइंड का मतलब है कि उसमें धनात्मक ऋणात्मक का मान नहीं रखा जाएगा, अनसाइंड है यानी पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी। और साइंड का मतलब है ऋणात्मक मान भी हो सकता है और धनात्मक मान भी हो सकता है। तो अगर अनसाइंड हम काम में ले रहे हैं इंटीजर और वो भी लॉन्ग प्रकार का है
तो हमने L भी लिखना है उसके पीछे और U भी लिखना है। ये हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है। लॉन्ग लॉन्ग इंट यानी 2 बार लॉन्ग है तो हमें उसके पीछे 2 बार L लगाने पड़ेंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इंटीजर कांस्टेंट्स अगर हम इस प्रकार से अगर डिक्लेयर करते हैं तो हमें इस प्रकार से उनके मानों को सी लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में देखते हैं हम। इसी प्रकार रियल जो कांस्टेंट्स हैं, तो रियल कांस्टेंट में अगर डबल है 0.0 तो उसको 0 और उसके बाद में डॉट से दर्शाएंगे तो भी चलेगा, और डबल को 0.0 से दर्शाएं तो भी चलेगा। 2.0 है उसको 2.0 के रूप में हमने लिख दिया। 3.1416 इसके लिए नॉर्मली 3 एज इट इज पूरा लिख देंगे, चल जाएगा। फ्लोटिंग अगर वैल्यू है फ्लोट टाइप में तो पीछे f लिखना चाहिए हमें, -2.0 और f। इसी प्रकार लॉन्ग डबल है यदि तो मान पूरा का पूरा लिख दें, दशमलव के बाद वाली संख्या भी पूरी हमने लिख दी और लास्ट में हमने l लिख दिया, ताकि सी लैंग्वेज के कंपाइलर को भी ये ध्यान में रहे कि हमने ये जो वैल्यू है उसको लॉन्ग टाइप में डिक्लेयर किया है। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रिंग जो वैल्यूज हैं। तो स्ट्रिंग की जो वैल्यूज होंगी उनको डबल कोटेशन से हम हमेशा क्या करते हैं, उसके मान को दर्शाएंगे। जैसे छोटा कैरेक्टर था MF स्टोर करना, AB स्टोर करना, उसको तो हमने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर के अंदर डाल दिया उसको कैरेक्टर वेरिएबल में। लेकिन स्ट्रिंग का मतलब है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अगर किसी का नाम स्टोर करना है तो उसमें खूब सारे कैरेक्टर होंगे। प्रशांत जोशी पूरा लिखना है तो वो एक कैरेक्टर में तो आ नहीं सकता, गौतम प्रजापति एक कैरेक्टर में नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना होगा, उसको अलग अलग, ये जो इसका वेरिएबल का जो प्रकार है वो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू आएगी। अब जैसे हेलो वर्ड को स्टोर किया है, हेलो वर्ड /n, उसमें न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाल दिया, हाउ आर यू, तो स्पेस, इसमें स्पेस आ सकता है, डबल कोटेशन के बीच में हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो उसको स्टोर कर लेगा। तो ये कुछ, और ये देखो ये और भी बड़ा है, दिस स्ट्रिंग कंटेन्स वाइड कैरेक्टर्स, और वाइड कैरेक्टर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ स्ट्रिंग के प्रकार हमने यहाँ पे देखा है। और पीछे ये जो थी खाली का मतलब था हमारा, इसको हमने कहा नल स्ट्रिंग है ये, अगर कुछ भी स्टोर नहीं किया यानी उसमें कुछ स्टोर नहीं किया, इसलिए इसको नल स्ट्रिंग बोलते हैं। तो /o भी स्टोर कर सकते हैं या डबल कोटेशन खाली में भी रखें, तो दोनों का दोनों मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग उसको कहते हैं अपन। तो दोनों ही चीज इस प्रकार से अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड तरीके हैं। यूज सिंगल कोट्स फॉर कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कोट कैरेक्टर का कांस्टेंट होगा उसके लिए है, और डबल कोट फॉर स्ट्रिंग का कांस्टेंट है, मान चेंज नहीं होगा उसका, स्ट्रिंग कांस्टेंट बताने के लिए। अंतिम 2 स्लाइड और है, इसको देख लेते हैं अपन, फिर आज की क्लास अपन संपन्न करेंगे यहीं पर। 3 ways टू यूज कांस्टेंट। कांस्टेंट को कैसे काम में लेते हैं, तो जैसा कि अपन ने कहा था कि सबसे ऊपर तो प्रोग्राम के बारे में डिटेल होती है। अब हम ये जो प्रोग्राम है कांस्टेंट को कैसे काम में लेते हैं उसके संबंधित है, इसलिए उसके बारे में ऊपर लिखा गया है। किसने बनाया, डेट क्या है, अपन डाल सकते हैं, यदि हमने बनाया तो हमारी डेट डाल सकते हैं। हैश इंक्लूड, ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हमें हर बार काम में लेनी ही है। अब हम यहाँ पे ये जो चीज़ है डिफाइन जो कीवर्ड है, ये आप महत्वपूर्ण है, अभी तक हमने नहीं देखा। तो हमें कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए वॉइड मेन से पहले ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद में हैश डिफाइन हमें लिखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि जब भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर करें तो हम हमेशा ये रूल ये ध्यान में रखें कि हमें कैपिटल लेटर के अंदर ही काम में लेना है। जैसे पाई लिखा है तो स्मॉल p स्मॉल i नहीं है यहाँ पर, हमें जब भी कांस्टेंट डिक्लेयर करना है कैपिटल वर्ड्स को ही काम में लेना है, कैपिटल लेटर्स को ही काम में लेना है। तो पाई डिक्लेयर किया, फिर स्पेस हमने कीबोर्ड से टाइप किया स्पेस, और उसका जो मान है, वास्तविक जो मान है जो हम स्टोर करना चाहते हैं, जो कि है 3.14159265336। तो ये जो वैल्यू है हमने कांस्टेंट में पाई नाम के वेरिएबल के लिए डिफाइन कर दिया कि ये हमने एक
वेरिएबल एक हमने कांस्टेंट है पाई नाम का डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर, और उसका मान भी हमने यहाँ पे बता दिया है। फिर हमारा मुख्य कार्यकारी जो फलन है वॉइड मेन है वो आ गया है, इंट मेन ब्रैकेट में वॉइड डाल दिया, या हमने दूसरा तरीका भी देखा था कि सिंपल वॉइड मेन ब्रैकेट खाली स्टार्ट और ये खाली ब्रैकेट बंद और मंझला कोष्ठक स्टार्ट, ये भी हमारा एक तरीका रहता है। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे प्रिंट डिफाइंड कांस्टेंट पाई, पाई का मान क्या है, पाई कॉलन स्लैश एफ, ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है इसलिए स्लैश एफ लिखा। पिछला जो हमारा प्रोग्राम था उसमें अपन ने स्लैश डी लिखा था, इसमें हम इसको लिख रहे हैं स्लैश एफ, यानी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू, और स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन करेक्टर, और उसके पश्चात पाई का मान लिख दिया हमने। दूसरा तरीका है मेमोरी कांस्टेंट सी पी आई स्लैश एफ स्लैश एन और पाई, ये इसका दूसरा तरीका। और अगली उसमें हम देखते हैं, यानी इसमें हमने क्या किया, सिंपल आगे सी को हमने आगे और लिखा है और कोई भी वेरिएशन इसमें नहीं किया है। तीसरा हमने क्या तरीका लिखा, लिटरल कांस्टेंट यदि वो हो तो स्लैश एफ स्लैश एन, और डायरेक्ट लिटरल का मतलब हमने मान वहीं का वहीं दे दिया है। 3.14 जो मान था, पाई को काम में नहीं लिया हमने, डायरेक्टली उसकी वैल्यू ही यहाँ पर लिख दी है, और रिटर्न 0। तो तीनों के अंदर क्या आया, मेमोरी कांस्टेंट डिफाइंड कांस्टेंट है वो पाई के रूप में आ गया, और मेमोरी कांस्टेंट है सी पाई के अंदर आ गया, और लिटरल कांस्टेंट में डायरेक्ट वैल्यू आ गई। तो ये तीन तरीके से इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जो हमने ये कांस्टेंट को डिफाइन किया है उसके अंदर काम में उसको लिया है। ठीक है, चलते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा अंतिम स्लाइड है आज की। यदि आपको कुछ पूछना हो आज जो हमने डिस्कस किया है उसके बारे में तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे से कनेक्टेड हैं, कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। गौतम, जहांगीर, तो हम समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पर।